हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछली वीडियो में हमने करंट के बेसिस पे मटेरियल्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया था, दैट इज इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स में करंट कैसे काम करता है, क्यों जो है इंसुलेटर्स में करंट पास नहीं करता और क्यों जो है कंडक्टर्स में करंट पास कर जाता है इजीली। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की बात आज नहीं करेंगे, सेमीकंडक्टर्स का आपका एक अलग यूनिट है, वहां जाके हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, फिर हम कंडक्टर्स की मैकेनिज्म जान के कंडक्टर्स को स्टडी करेंगे और उसके लॉ को स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ठीक है, फिर हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में भी देखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंसुलेटर से। तो कोई भी आपको अगर पूछ लेता है कि कंडक्टर से करंट पास क्यों करता है, सॉरी, तो आप कहते हो कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसीलिए करंट पास कर जाता है। तो मैं एक जनरल सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे। मान लीजिए मेरे पास इंसुलेटर है, ठीक है, तो करंट का मतलब है चार्ज बाय टाइम। ठीक है, कि यहां से जो चार्ज है वो यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगाता है और कितना चार्ज जो है ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इट मींस इलेक्ट्रॉन जो है, अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां ड्रिफ्ट हो जाना चाहिए। क्या प्रॉब्लम क्या है इंसुलेटर में? प्रॉब्लम क्या है कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो करंट आ जाना चाहिए मेरे पास। क्यों जो है मैं कहता हूं कि इंसुलेटर में करंट पास नहीं होता, कंडक्टर में होता है। देखिए यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, ये एक मटेरियल है। ठीक है, अगर मटेरियल है तो एटम्स का बना होगा। ठीक है, एटम्स का बना होगा ना ये, और एटम्स की कुछ अरेंजमेंट्स होंगी। आपने पढ़ा है ना केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, सॉलिड स्टेट में आप पढ़ते हो कि एटम्स की कुछ अरेंजमेंट होती है। ठीक है, एटम कुछ डेफिनेट अरेंजमेंट से अलाइन होता है, डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट अलाइनमेंट्स होती है, जैसे सिंपल, क्यूबिक, बॉडी सेंट्रिक, फेस सेंट्रिक। ठीक है, तो ऐसे जो एटम्स है अलाइन है। अभी इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इन न्यूट्रल एटम से कोलाइड करेगा। ठीक है, जब स्ट्राइक करेगा तो ये कहीं भी जा सकता है। ठीक है, ये कहीं भी जा सकता है ना, तो ऐसे ही कोलाइड होता रहेगा और बीच में फंस जाएगा। ठीक है, इस कोलिजन्स के कारण हमारे पास जो एनर्जी है, जो मैंने वर्क किया है, दैट इज एनर्जी, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर पहुंचेगा भी तो काफी सारी हीट प्रोड्यूस कर देगा और करंट जो है वो बहुत कम आएगा मेरे पास। ठीक है, इसीलिए इंसुलेटर्स में क्या होता है कि करंट पास नहीं हो पाता। कंडक्टर्स में क्यों हो पाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए अभी कंडक्टर्स में भी क्या होता है, कोलिजन्स तो होती हैं, बट यहाँ पे क्या है, इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड है। ठीक है, बट कंडक्टर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड नहीं रहते, पॉजिटिव आयन बन जाता है और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जब मैं इसके विद रिस्पेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो क्या होता है, ये पॉजिटिव जो है अपने नियर बाय एंड के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको शिफ्ट कर लेता है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो ये वायर क्या होगी, वायर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक है, इस पर इसके पास नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब ये नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर जंप हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वायर है वो न्यूट्रल है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि एटम जो है वो एक न्यूट्रल होता है, कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो पहले क्या था, वायर न्यूट्रल थी। ठीक है, जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन इधर गया, पॉजिटिव होगी, तो न्यूट्रल रहना चाहिए वायर को,
ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो है वो करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये लिटरल है, आगे हम देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कैसे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कितनी होती है। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स हम पढ़ेंगे, मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूं कि होता क्या है एक्चुअल में अंदर। ठीक है, तो ये न्यूट्रल हो जाती है फिर से। अभी पहले ये न्यूट्रल थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्री थे, तब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे इधर उधर। ठीक है, अभी आप कहोगे कि मैं जब हाथ लगाता हूं तो करंट क्यों नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन्स तो है ना बीच में, फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट होना चाहिए। पर देखिए जब ये वायर जो है न्यूट्रल है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंजर्वेशन लॉस फॉलो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे कंजर्वेशन लॉस को फॉलो करते हैं। ठीक है, इट मींस जितने इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो ये करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो ये भी करंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो नेट करंट जो है वो 0 हो जाता है, कोई नेट करंट नहीं आता। ठीक है, और करंट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा ही है कि जो नेट फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, मतलब जो चार्ज का फ्लो है वो एक डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि 2 इधर जा रहे हैं 2 इधर जा रहे हैं, ये तो एक दूसरे के करंट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसलिए नेट करंट 0 आता है हमारे पास। इसलिए हमें न्यूट्रल वायर पे करंट नहीं पड़ता जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए करंट नहीं पड़ता, बट स्टिल इलेक्ट्रॉन अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है, इतने भी फ्री नहीं है वो कि वायर से बाहर आ जाए, इतने फ्री है कि वायर के अंदर घूम सकते हैं, बट इतने भी फ्री नहीं है कि वायर से बाहर आ जाए। ओके, ठीक है, पता चल गया आपको। तो अभी आप मुझे पूछ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ कंडक्टर्स में मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, बट रिलेटिव हीट जो प्रोड्यूस होती है वो बहुत कम होती है कंडक्टर्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है सीधा शिफ्ट हो गया। ठीक है, सारी एनर्जी जो है वो करंट प्रोड्यूस करने में गई। ठीक है, अभी कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, अभी कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जल्दी जल्दी इस जो खाली जगह है इलेक्ट्रॉन की उसे रिप्लेस करने लग जाएंगे। ठीक है, और सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे ताकि यहाँ एक वेकेंट स्पेस क्रिएट की जा सके। अगर वेकेंट स्पेस क्रिएट होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ अंदर शिफ्ट होगा और जो वायर है मेरे पास न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो मूव करता है, वो शिफ्ट करता है। ठीक है, तो पूरे का पूरा जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट करता है, ठीक है, तो उस एवरेज वेलोसिटी जब हम निकालते हैं उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं ना कर रहा, इंसुलेटर में तो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वायर में, वो सभी एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं निकाल सकते क्योंकि वो चेंज होती रहती है, वो टकराते रहते हैं एक दूसरे से टकराते हैं, एटम से टकराते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, तो अभी हम जब कंडक्टर्स को स्टडी करते हैं फर्दर कि कंडक्टर्स में हम जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। अभी देखिए, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दूं तो यहाँ पे तो 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा था ना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने से मेरे पास करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यही ओम्स लॉ कहता है। ठीक है, तो हमने एक रिलेशन देख लिया पोटेंशियल और करंट में कि जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करूंगा कंडक्टर्स में तो क्या होगा, करंट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, बट अगर मैं जो मटेरियल है मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कॉपर है, तो मैं कॉपर को चेंज करके सिल्वर को इंट्रोड्यूस कर दूं, ठीक है, तो क्या उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा। देखिए, अभी अगर मेरे पास पोटेंशियल है, कॉपर है और सिल्वर है,
तो मैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाता हूं तो मेरे पास यहाँ पे 1 एम्पियर करंट आता है, यहाँ पे 2 एम्पियर आता है। अगर 10 वोल्ट का लगाता हूं तो मेरे पास यहाँ पे 12 आता है, यहाँ पे 15 आता है। तो मतलब हर मटेरियल के साथ करंट जो है वो चेंज हो जाता है, बट वोल्टेज के साथ भी करंट इंक्रीज करता है, मीन्स ये करेक्ट है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं हम और एक कांस्टेंट आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो इस कांस्टेंट के कारण क्या हो रहा है कि करंट चेंज कर रहा है। तो मुझे पता चला कि ये जो कांस्टेंट है वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है या मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मटेरियल पे क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि हर मटेरियल जो है वो डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर देता है हमें। ठीक है, कॉपर का डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा और सिल्वर का डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा। जैसे ग्रेफाइट का डिफरेंट है, डायमंड का डिफरेंट है, दोनों कार्बन से बने हैं। ठीक है, तो देखिए ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर होता है, बट डायमंड जो है वो पुअर कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ जाती है। तो हम मटेरियल नहीं बोलते, मटेरियल की जगह हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ये कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिसको हमने क्या बोल दिया? रेजिस्टेंस। इसको हमने नाम दे दिया रेजिस्टेंस। ठीक है, क्यों? जो अपोज करे चार्ज के फ्लो को। ठीक है, सो जैसा स्ट्रक्चर होगा, जितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा, जितना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा, उतना ये फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेगा। जैसे डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्पैक्ट है। ठीक है, बहुत टाइट है। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है, जो चार्ज के फ्लो को वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है पूरी तरह। ठीक है, वहीं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है वो इतना कॉम्पैक्ट नहीं है और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो कंडक्ट कर जाता है। तो इस ऑपोजिशन को, स्ट्रक्चर की ऑपोजिशन को हमने बोल दिया रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी हमने देखा कि क्या ये किसी और चीज पे डिपेंड करती है? जो रेजिस्टेंस है मेरे पास वो एक तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। ठीक है, मटेरियल पे, मटेरियल में स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, किसी और चीज पे डिपेंड करती है। तो हमने देखा कि एक यूनिट सेल होता है ना। ठीक है, यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होता है आपको पता है, आपने पढ़ के आए हैं ना, कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट रिपीट हो रहा है उस स्ट्रक्चरल यूनिट को हम बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट इस मटेरियल में रिपीट हो रहा है उसे हम बोल देते हैं यूनिट। मान लो मेरे पास ऐसे सीरीज में 5 स्ट्रक्चरल यूनिट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चरल यूनिट्स ज्यादा लगे हुए हैं तो क्या होगा? जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइम लगेगा यहां तक पहुंचने में, क्योंकि लेंथ बढ़ गई ना। ठीक है, ये भी ऑपोजिशन क्रिएट करेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो करंट क्या है? चार्ज बाय टाइम है ना, तो टाइम इंक्रीज कर जाएगा, करंट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इट मीन्स स्ट्रक्चर के साथ साथ जो रेजिस्टेंस है वो डायमेंशन पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो डायमेंशंस पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड। हमने देखना है कौन कौन सी डायमेंशंस हैं जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली लेंथ पे डिपेंड करती है। अगर लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा? यूनिट सेल्स जो हैं, जो ऑपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं, वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर वो इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगी। ठीक है, तो मेरे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी और करंट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सेकंड फैक्टर क्या है? एरिया। अगर देखिए मेरे पास एक यूनिट सेल है, ठीक है, तो मेरे पास यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकते हैं। ठीक है, या पास हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे एरिया इंक्रीज कर गया है। अगर एरिया इंक्रीज कर गया है तो यहां से अगर 2 इलेक्ट्रॉन पास हो सकते थे तो यहां से भी तो 2 इलेक्ट्रॉन पास हो सकते हैं। ठीक है, मेरे पास वेज इंक्रीज हो गए हैं, रास्ते इंक्रीज हो गए हैं। जैसे मेरे पास अगर हाईवे 1 है तो यहां से लिमिटेड गाड़ियां ही जा सकती हैं ना, मान लो 3 गाड़ियां जा सकती हैं। ठीक है, अगर हाईवे जो है वो डबल हो गया है, ठीक है, उसका एरिया जो है इंक्रीज कर गया है,
तो यहां से भी 3, यहां से भी 3, 6 जा सकती हैं। ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इट मीन्स ज्यादा करंट आएगा। ठीक है, तो ज्यादा करंट आएगा, इट मीन्स रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो अगर मैं इसे क्लब करूंगा तो मेरे पास आएगा L/A। ठीक है, इस कांस्टेंट को हटा दूंगा तो मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी क्या है? जो मटेरियल है। ठीक है, ये लेंथ किसकी वजह से आ रही है, एरिया किसकी वजह से आ रहा है? एक्चुअल कॉज क्या है? स्ट्रक्चर ही तो कॉज है। स्ट्रक्चर ही तो इंक्रीज करा, स्ट्रक्चर ही तो इधर इंक्रीज करा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करी, इधर से इंक्रीज करा, लेंथ वाइज इंक्रीज करा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दी। एक्चुअल कॉज तो मेरे पास क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्म ही है ना, मटेरियल कॉज ही है ना। ठीक है, तो उस मटेरियल कॉज को मैंने एक और नाम दे दिया, जिसे मैंने बोला रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये हमेशा कांस्टेंट रहती है फॉर ए मटेरियल। ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होती। रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है मटेरियल की लेंथ और एरिया से, बट मटेरियल की वजह से जो रेजिस्टिविटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में फर्क क्या है। जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी से ही आई है, उसका एक पार्ट है। ठीक है, बट रेजिस्टिविटी जो है वो खुद इंडिविजुअल है, वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। ओके, तो ये था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, और ओम्स लॉ बताता है ये हमें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी सजेशन है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।